एनडीए ने तेज की नई सरकार बनाने की कवायद। भाजपा के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता। बीजेपी संसदीय दल की कल होगी अहम बैठक। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के विधायक के तौर पर शपथ की ग्रहण। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नायब सिंह सैनी को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सीएम आवास पर भाजपा विधायक दल के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के परिणामों पर किया गया मंथन। और केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में भीषण गर्मी और लू को लेकर वर्चुअली आयोजित हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने लिया भाग। राज्य सरकार द्वारा उठाए कदमों की दी गई जानकारी। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी की आज एक अहम बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, जिसके बाद देश में एक बार फिर से मोदी सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके अलावा कल संसद भवन परिसर में एनडीए के सांसदों की अहम बैठक होगी, जिसके संबंध में एनडीए के नए सांसद लगातार दिल्ली पहुंचने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली में उनके स्वागत के लिए खास प्रबंध भी किए गए हैं। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। भाजपा गठबंधन वाले एनडीए की सहयोगी पार्टियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुने जाने के बाद केंद्र में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए नेताओं की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के पिछले कार्यकाल में पिछले 10 सालों से हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ है। मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए ये एक ऐतिहासिक जनादेश है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से देश के विकास की दिशा में काम करने का फैसला लिया गया। कल हुई इस बैठक में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के अलावा भाजपा नेताओं के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वीं लोकसभा कल भंग कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने नई सरकार बनने तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पद पर बने रहने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि मौजूदा 77वीं लोकसभा की अवधि 16 जून को खत्म हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्रीय कैबिनेट के लिए कल रात विदायगी भोज की मेजबानी भी की। इस दावत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेता मौजूद रहे। उधर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से कल शाम नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर बैठक हुई। बैठक में चुनावी नतीजों पर मूल्यांकन किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद कहा कि लोकसभा चुनाव में जनादेश केंद्र सरकार के खिलाफ है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीतिक क्षति है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली और इंडिया गठबंधन संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों के प्रति समर्पित सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना रहा और सही समय की प्रतीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन की ओर से लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। For the overwhelming support received by our allies, the people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against vice rights, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight
against the fascist rule of the BJP led by Modi. उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल के विधायक के तौर पर शपथ ली। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नायब सिंह सैनी को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद करनाल की विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की है। शपथ ग्रहण के समय विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह और कई लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने शपथ के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हरियाणा में उनकी सरकार बहुमत में है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर लोकसभा चुनाव में झूठ प्रचार करके जीत हासिल करने के आरोप भी लगाए। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, आज भी हमारे पास बहुमत है, पूरा आज भी बहुमत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। कोई भी सेशन आया है, हर सेशन के अंदर झूठ का सहारा कांग्रेस ने लिया है। अब देश को कांग्रेस के इस चरित्र को भी समझना होगा। मैं देश और प्रदेश के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के इस झूठ को भी समझे, उसका एनालिसिस करें। ये क्या बोलते हैं, क्या बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। इस प्रकार के झूठ बोले। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के न आए हों। हर सेशन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और हर सेशन के अंदर कांग्रेस को अपने मुंह की खानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार योजनाबद्ध तरीके से विकास के काम जारी रखेगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी। हमारी सरकार ने किया और उसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में लगातार देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम ये हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आगे भी संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। परंतु अगर ये इस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया है, इस दुष्प्रचार का जवाब हमारा कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर जा करके, हमारे एससी समाज के लोगों के बीच में जा करके उनको बताने का काम करेगा। जितना काम पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को मजबूत करने के लिए लगाया है, कांग्रेस ने 60 वर्षों में उनकी मजबूती के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कार्य 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे भी ये कार्य गरीबों के हित में, वो खुशहाल हो, वो मजबूत हो, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर उनकी मजबूती के लिए प्रयास करती रहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में अपने आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक करके लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के परिणामों के बारे में मंथन किया। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान मंत्री और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि परिवास पर लोगों की समस्याएं सुनने और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क साधने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर कार्यकर्ता तक पहुंच करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में भाजपा को 5 और कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए विधायक पूरी गंभीरता से लोगों के लिए काम करें और जो काम रुके हुए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि विधानसभा चुनाव के समय लोगों में पार्टी के कामों के प्रति और अधिक संतुष्टि सुनिश्चित हो। लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है। जो हमारा वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस से आज भी ज्यादा वोट परसेंटेज है, क्योंकि समीकरण के हिसाब से कुछ सीटें उनकी उसके अंदर वो आई हैं, परंतु हमारी जो वोट परसेंटेज है
आज भी कांग्रेस से ज्यादा हमारा है। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार ने लू के प्रभाव को कम करने और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय किए हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी उपायुक्तों और हितधारक विभागों के प्रशासनिक सचिवों को विस्तृत निर्देश जारी किए। इनमें लू से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति की जरूरत और कार्यों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित करने पर बल दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर ड्रॉट एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके अलावा जलाशयों की गाद निकालने के लिए जल्द ही एक कार्य योजना लागू की जाएगी। TVSN प्रसाद ने यह बात आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में भाग लेने के बाद कही। यह बैठक देश के कई हिस्सों में चल रही लू की स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। इनके माध्यम से फोन करने पर तुरंत पानी के टैंकर भेजे जाते हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि मई के मध्य से ही हरियाणा लगातार लू के कारण भीषण गर्मी की स्थिति से जूझ रहा है। कई क्षेत्रों में लोगों को लंबे समय से अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और सिरसा में 28 मई को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आगामी दिनों में गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन जल्द ही तापमान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भीषण लू के चलते स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने प्रभावी उपाय किए हैं। विभाग का लक्ष्य त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और आमजन को इससे सुरक्षित रहने में सक्षम बनाना है। विभाग ने विशेष रूप से गर्मी में होने वाली बीमारियों के उपचार हेतु आपूर्ति के लिए 26.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे प्रत्येक जिले में हीट स्ट्रोक और संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। और उधर हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत में लगातार गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। गर्मी और लू से बचने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर एडवाइजरी जारी करके लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। ये गर्मी गर्मी नहीं ये आम। तीनों भैया मान भी जाओ, तनिके पानी उधर पिलाओ, तरकारी ताजी मिलेगी तभी तो ग्राहक आएगा। हाँ चलो भैया ये भी माना, खुद भी पीना भूल न जाना, गर्मी नहीं है आम, सतर्क रहना है अपना काम। गर्मी से जो तुम डरोगे, काम अपना कैसे करोगे, अपनी किस्मत अपने हाथ, ये तो रोज की है बात। काम भी है करना, सतर्क भी है रहना, किस्मत पे मत छोड़ना बंदे वरना पड़ जाएगा रोना। ये गर्मी गर्मी नहीं ये आम। क्यों दीनू भाई, आज सूरज भाव नहीं दिख रहे? सूरज को गर्मी चढ़ गई है। अरे हंसने वाली बात नहीं है भाई, सच में सूरज को लू लग गई है। उसको अस्पताल में भर्ती किया है, हमने समझाया भी था उसको। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर हमारा तो काम ही है पूरा दिन धूप में रहने का, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? 3 बातों का खास ध्यान रखो। पहला, सावधानी बरतो, खूब पानी पियो, छांव में रहो और ढीले ढाले कपड़े पहना है। दूसरा, थकान, जी मचलाना, चक्कर है लू के लक्षण, इन्हें पहचानो। तीसरा, लू लगे तो शरीर को पानी या बर्फ से ठंडा करो और तुरंत अस्पताल ले जाओ। ये गर्मी गर्मी नहीं ये आम, सतर्क रहना है अपना काम। उधर दिल्ली में जारी अभूतपूर्व गर्मी और पानी की किल्लत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निवासियों के लिए राहत भरी खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराएगा। साथ ही हरियाणा को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इस पानी को बिना किसी रोक टोक के दिल्ली के वजीराबाद तक पहुंचने का रास्ता दे। हालांकि हरियाणा सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़ा गया पानी दिल्ली तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं और यह संभव नहीं कि छोड़े गए पानी को हरियाणा और दिल्ली के लिए अलग अलग किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि जब हिमाचल प्रदेश दिल्ली को पानी दे रहा है तो इसमें हरियाणा को क्या दिक्कत है। अदालत ने
स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बंद की जाए और दिल्ली में पानी के गंभीर संकट को दूर करने पर ध्यान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू करेगा। अदालत सोमवार को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी और स्थिति का जायजा लेगी। इस फैसले से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पानी की किल्लत में सुधार होगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई हैं। उनके साथ बुच विल्मोट भी रहे। 59 साल की विलियम्स ने नए मानव रेटेड अंतरिक्ष यान के पहले अभियान पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। यह उड़ान फ्लोरिडा के केप के कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस बी रॉकेट से भरी गई। यह अभियान पिछले कई सालों की देरी के बाद शुरू हुआ। पहली मानव उड़ान 7 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन हीलियम रिसाव के कारण और बाद में यूएलए में बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण इसमें देरी हुई। यह तीसरा प्रयास है और प्रशिक्षण के लिए मौसम भी 90% अनुकूल था। 61 के बुच उड़ान की कमान संभालेंगे और विलियम्स उड़ान का संचालन करेंगे। ये दोनों लगभग 1 सप्ताह तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहेंगे और इसके बाद चालक दल कैप्सूल में सवार होकर धरती पर लौटेगा। स्टारलाइनर मिशन का उद्देश्य भविष्य के नासा अभियानों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और आवश्यक सामग्री को पृथ्वी की निचली कक्षा और उससे आगे तक ले जाना है। सिरसा जिले के अलग अलग क्षेत्र में कल हुई हल्की बारिश से लोगों को भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। साथ ही ये फसलों के लिए भी लाभकारी है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों में सिरसा में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका था। कालावाली क्षेत्र के किसानों ने बताया कि पिछले काफी समय से पड़ रही गर्मी के कारण पानी की कमी हो रही थी और बिजली का लोड भी बढ़ रहा था। फसलें खराब होने लगी थी। इस हल्की बारिश से जहां फसलों को फायदा मिलेगा, वहीं आमजन को भी गर्मी से निजात मिलेगी। मौसम ठीक हो गया, बारिश हुई है बूंदाबांदी ते गर्मी तो राहत मिल गई। नरमे मच्छी ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੀਰੀਆਂ ਜੂਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਬੀਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਅਭੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਫਸਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। उधर कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया, भयंकर गर्मी और लू से नरमा और कपास की फसलें खराब हो रही थी और जिन किसानों ने धान की पंजीरी लगाई हुई थी उसको भी नुकसान हो रहा था, लेकिन देर रात को हुई बारिश से अब फसलों को लाभ मिलेगा। और उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान शाम के समय ही खेतों में सिंचाई करें। कपास का जो हमारा 3 लाख के करीब एकड़ के करीब जो एरिया सोन हो चुका है, उसमें बर्निंग हो रही थी, वो बर्निंग रुक गई है। इसके अलावा कई जगह धान की नर्सरी लगाई हुई थी, नर्सरी में भी पीलापन आ रहा था, उस पर भी रोकथाम हो गई है। और जो मूंग थी वो इस समय बिल्कुल बर्निंग हो रही थी, पानी मांग रही थी, उसको भी राहत मिली है। कुल मिला के इस बूंदाबांदी से हमारे सिरसा जिला के अंदर फसलों को बहुत लाभ मिला है। मेरे किसानों से यही सलाह है कि किसान अगर नरमे के अंदर पानी लगाना चाहते हैं तो कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेकर और शाम के समय पानी लगाएं। अगर पानी के अंदर नमक है, अगर उसको सवेरे लगा दिया और दिन में धूप में पानी खड़ा रह गया तो उसमें कपास की फसल को ज़्यादा नुकसान होगा।
हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यह हरियाणा पुलिस की दूसरी बड़ी उपलब्धि है, जिसकी देश भर में तारीफ हो रही है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा रोजाना नए नए तरीके अपनाकर लोगों से साइबर ठगी की जा रही है। ऐसे में हरियाणा पुलिस की कोशिश है कि साइबर अपराधियों से एक कदम आगे सोचते हुए उनकी धरपकड़ की जाए। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस ने 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक अलग अलग क्षेत्रों से 1668 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो कि देश भर में ब्लॉक किए गए नंबरों का लगभग 20% है। हरियाणा पुलिस द्वारा रोजाना 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस द्वारा देश भर में ऐसे 50 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जहां से साइबर अपराध के मामले सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। जींद में मानवता की सेवा में निस्वार्थ भाव से काम कर रही हेल्प मिशन संस्था अनेक गरीब और असहाय लोगों को नया जीवन दे चुकी है। स्वयंसेवी संस्था ने 200 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को के इलाज पर अब तक करीब 80 लाख रुपए खर्च कर उन्हें नया जीवन दिया है। संस्था का मकसद है कि पैसे के अभाव में कोई भी जरूरतमंद शख्स इलाज से ना छूटे। संस्था की कार्यकारिणी में 20 सदस्य हैं जो प्रतिमाह अनुदान देते हैं। इसके अलावा शहर के लोगों का सहयोग भी सराहनीय रहता है। जब कोई गरीब व्यक्ति अपना उपचार करवाने में सक्षम नहीं होता तो संस्था की कमेटी के सदस्य अपने स्तर पर पड़ताल करते हैं। संस्था के प्रधान रजनीश क्वात्रा ने बताया कि संस्था का मूल उद्देश्य असहाय लोगों को उपचार करवाना है, ताकि कोई भी उपचार के अभाव में दम ना तोड़े। पिछले 6 सालों से संस्था ये काम कर रही है। अभी संस्था ने जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम भी शुरू किया है। संस्था के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि संस्था द्वारा फेसबुक पेज चलाया जा रहा है। पात्र व्यक्ति इस पेज पर अथवा सीधे फोन करके सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहां रोगी चाहते हैं, संस्था द्वारा उनका वहां इलाज करवाने की कोशिश की जाती है। किसी जरूरतमंद गरीब असहाय मरीज की इलाज में सहायता करना, और इस क्षेत्र में हम लोग पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई असहाय अगर बच्चा है जिसको शिक्षा में कहीं किसी की जरूरत महसूस होती है तो हम लोग उसकी भी मदद करते हैं। अगर जैसे भी हमारे पास कोई केस आता है किसी मरीज का कि जिन्हें सहायता की ज़रूरत है और उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या राशि नहीं है, तो हम लोग अपनी एक टीम भेज करके उनकी पूरी जांच कराते हैं कि वह वाकई नीडी है या नहीं है। जांच करने के बाद हमारी टीम इस बात का निर्णय करती है कि उनकी मदद कैसे की जाए। कार्य को देखते हुए जैसे पेशेंट्स की जो विशेष हमारा कार्य है कि पेशेंट के लिए काम करना, तो उसमें किसी भी हरियाणा में कहीं से भी केस आए हम उस केस को हैंडल करते हैं, और लेकिन उसकी इंक्वायरी का जो सिस्टम है वो अवश्य करते हैं। और हमारा कोई एक स्थान से कोई नहीं है महत्व कि स्थान का मरीज होगा तो ही ठीक होगा। मानवता के रूप में हम सभी जगह काम। एक केस कुरुक्षेत्र भी हमने किया है जो काफी बड़ा केस था। संस्था ने उसमें करीबन 2.5 लाख रुपए की सहायता की थी। जो बच्चा आज बिल्कुल स्वस्थ है। सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो संस्था केस करती है उसके अंदर बच्चे और बड़े जो भी होते हैं काफी हद तक संतुष्ट हैं। वहीं संस्था से लाभ ले चुके लोगों ने बताया कि संस्था द्वारा समय पर सहयोग मिलने से उन्हें नया जीवन दान मिला है। ये संस्था सही मायनों में गरीबों के लिए काम कर रही है। मेरे भाई को किडनी की प्रॉब्लम थी, तो हमने हेल्थ मिशन में जाके बात की मेरी मम्मी ने, और हमें पता चला कि ऐसे ऐसे वो हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो जब भी उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि जब भी आपका ऑपरेशन होगा हम आपके साथ खड़े मिलेंगे और आपको 1 लाख तक की राशि देंगे, तो ऐसा ही उन्होंने किया। जब भी ऑपरेशन की डेट आई हमें चंडीगढ़ पीजीआई से, उन्होंने हमें 1 लाख रुपए तक का सहारा दिया। मेरे ये किडनी फट गई थी अंदर ही, मतलब कि वो निकाल तो दी थी उन्होंने, और उसके बाद मेरे को बाथरूम में प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके लिए मेरे एक राज अंकल हैं, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड की हेल्प मिशन नाम से संस्था है जींद शहर में, जो लोगों की हेल्प, जो गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प करवाती है, जैसे ऑपरेशन वगैरह में और सभी चीज़ों में, दवाइयों वगैरह में। उन्होंने तो हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारी फाइल को एक्सेप्ट किया, और मेरे इलाज के लिए जो भी खर्चा बना तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, वो सब हेल्प मिशन के द्वारा ही दिया गया। मेरे को वेरिकोज वेन दिक्कत थी और इसका इलाज मैंने कई जगह कराया, कहीं भी इलाज नहीं हुआ इसका। आखिर में जाकर इसका इलाज मिक्की बाई में करवाया जी। मिक्की बाई मेट्रो हॉस्पिटल हेल्प ए मिशन के द्वारा इसका इलाज हुआ। इसमें 60,000 रुपये कुल खर्चा आया। हाँ, सारा खर्चा संस्था वालों ने दिया, और अब दूसरे पाँव में प्रॉब्लम है, इसका इलाज भी संस्था करेगी।
कैथल जिला को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान का उत्पादन प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार धान की खेती करने से अब यहाँ भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। धान की खेती में पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों द्वारा धान की सीधी बिजाई हेतु निकाली DSR विधि पानी बचाने में काफी कारगर साबित हो रही है। हरियाणा में गिर रहे भूजल स्तर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस बार धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य 50,000 एकड़ बढ़ाया है। इस बार हरियाणा में 2.5 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए जागरूक किया जा रहा है और इसमें किसान सहयोग भी कर रहे हैं। कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर सिंह और कृषि जिला विस्तार विशेषज्ञ नेहा शर्मा ने कहा कि धान की फसल पानी की ज्यादा खपत होने से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी है। अब किसानों को पानी की बचत के लिए धान की सीधी बिजाई से जुड़ना होगा। DSR विधि किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें पानी की बचत के साथ साथ फसलों की लागत में भी कमी आती है। सबसे पहले किसानों को तो फायदा ये है कि लेबर की बड़ी समस्या जाती है, क्योंकि धान 15 जून के बाद जब हम रोपाई करते हैं तो लेबर बाहर से आती है और लेबर की समस्या के कारण जो किसान जो है धान के लगाने के अंदर लेट हो जाते हैं। तो एक समय की बिजाई के लिए जो है किसानों को धान की सीधी बिजाई की सलाह दी जाती है। इसके अंदर आपको फाड़े काटने का जो खर्चा है धान वो बच जाता है। दूसरे इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो हमारा पानी है वो बच जाता है। 25 से 30% जो पानी है वो आपका बच जाएगा जब आप धान की सीधी बिजाई करेंगे। तीसरा फायदा इसका क्या है कि जब बरसात ज़्यादा होती है तो बरसात ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा बरसात का पानी है वो रिचार्ज नहीं हो पाता। आप धान की सीधी बिजाई करेंगे तो जो पानी है बरसात का वो रिचार्ज हो जाएगा। DSR सिस्टम है, उसमें क्या है कि हम लोग सीधी बिजाई करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है इनफिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो जाता है। जो बारिश आती है उससे हम पानी को रिचार्ज कर लेते हैं, जिससे वाटर टेबल उसका इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे जो है लेबर चार्ज बढ़ रहा है, तो किसानों को सबसे बड़ी समस्या है। जैसे हमारी मोदी जी का नारा है कि फार्मर की इनकम डबल करनी है, तो उसके कारण क्या है कि अगर हम लेबर की कॉस्ट बचाएंगे, अगर हम जैसे हर्बिसाइड, फंगीसाइड या पेस्टिसाइड जो भी दवाइयों का खर्चा, अगर हमारी जो सोइंग टाइम में जो भी खर्चा हम बचाएंगे वो किसानों को फायदा देगा और उनकी इनकम को बढ़ावा देगा। कैथल जिला के गांव जाजनपुर के प्रगतिशील किसान ललित ने कहा कि धान की सीधी बिजाई करने से पानी की बचत होती है और लागत भी कम आती है। हम सीधी बिजाई करेंगे, एक तो जो पनीरी लगाने का टाइम होता है पहले 20 दिन 25 दिन उसकी बचत होती है। दूसरा नंबर तो इसमें टाइम मिल जाता है किसान को और पानी की भी काफ़ी बचत रहती है इसमें यानी कि आप पानी एक टाइम टू टाइम ही देना पड़ता है। ये नहीं है कि पानी खेत में खड़ा रखना है, और जो पानी हम देते हैं खेत में वो ज़मीन फटने से उसको पी जाती है। और वो पानी यानी कि और जो अगर हम पानी वाली फल्ड वाली करते हैं धान की खेती उसमें पानी खड़ा रखना पड़ता है और वो पूरा एक तालाब के जैसे ही बना के रखना पड़ता है। और इसमें सिंचाई करनी है तो पतला सा पानी देना है और वो अपने ज़मीन में चला जाता है, फिर यानी कि पानी की काफ़ी बचत होती है। देश के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में एक के बाद एक NSE में कल एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। NSE ने एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा ऑर्डर और ट्रेड हैंडल कर ये रिकॉर्ड बनाया। NSE के MC और CEO आशीष कुमार चौहान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात की जानकारी दी। दरअसल NSE ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए महज 6 घंटे और 15 मिनट की ट्रेनिंग में सबसे बड़ा कीर्तिमान बनाया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कल के कारोबारी दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 20% बढ़कर 2,488 करोड़ रुपए हो गया है। अर्थशास्त्री और इग्रो के CEO डॉक्टर चरण सिंह का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के कई बड़े देशों से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार में तेजी बरकरार रहेगी। And if you look at the foundation of the economy, which is strong and robust, if you look at the growth processes which have already started, are long lasting, capital expenditure is high, the economy should be doing well. Even the data released recently on gross fixed capital formation, which is investment, has a long-term implication. That's also very good. The gross fiscal deficit is also in a very good limit. Globally speaking, there is no country today in the world which compares with India.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश में कल से सीधे निर्यातकों के बैंक खातों में शुल्क वापसी राशि का वितरण शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि निर्यातकों के खातों में शुल्क वापसी राशि का भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से स्वचालित रूप से किया जाएगा। इस नई कार्यक्षमता से कम समय में राशि का भुगतान होने और इसमें पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा कि CBIC व्यापार सुविधा के माध्यम से भारत के कारोबार में सरलता के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के सुविधा समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ CBIC का लक्ष्य अब अगली पीढ़ी के व्यापार सुविधा में सुधार करना है। समाचारों में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।